नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कर्नाटक हिजाब विवाद के साथ में। दरअसल कर्नाटक में हिजाब विवाद खूब गहराता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक भी आ पहुंचा है। गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में कोई फैसला ना होने तक स्कूल और कॉलेज में हिजाब ना पहनने का अंतरिम आदेश जारी किया था। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्र संस्थानों में मजहबी ड्रेस ही पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि स्कूल और कॉलेज को पढ़ाई के लिए भी तुरंत खोल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने दायर की है। अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट की ओर से हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज जाने पर रोक लगाना मुस्लिम छात्राओं के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इससे वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। अर्जी में कहा गया है कि 15 फरवरी से छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में किसी भी तरह का दखल उनकी पढ़ाई को बाधित करेगा। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी सोमवार से चरणबद्ध तरीके से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। इस बीच सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि सोमवार से राज्य में 10वीं क्लास तक के स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूलों में किसी भी तरह की मजहबी ड्रेस की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलेटिन में अब बात गुरुग्राम हादसे की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। गुरुवार देर शाम यहां पर बड़ा हादसा हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित सेक्टर 109 में 6 मंजिला इमारत में एक निर्माणाधीन हिस्सा गिरने से 2 मजदूरों की मौत की खबर है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद तुरंत लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में लिंटर्न का एक हिस्सा गिरा। इससे मलबे के नीचे काफी लोग दब गए थे। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी हादसे पर दुख जताया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पर चर्चा का जवाब दिया है। उन्होंने बजट को निरंतरता वाला बताया है। कहा है कि इस बजट से निरंतरता आएगी। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। यह बजट स्थिरता की बात करता है। इस बजट में पिछले साल के कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है और वो योजनाएं आने वाले 25 सालों में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए 25 साल का रोड मैप जरूरी है। हमारा पूरा जोर आर्थिक विकास पर है। उन्होंने कहा कि देश में 20 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए गए हैं। इस बजट में तकनीक को प्राथमिकता दी गई है। इसका एक उदाहरण कृषि में सुधार करने और उसको मॉडर्न बनाने के लिए ड्रोन को लाना है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने ये देखा कि जिस देश में जिस मजबूती के साथ स्टार्टअप आते हैं वो विश्व पटल पर आगे बढ़ता है और देश में भी मजबूती के साथ स्टार्टअप आ रहे हैं। ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हमारे पास भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर कोई विजन नहीं होगा तो हमें उसी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसे हमें 70 सालों में भुगतना पड़ा, जिसमें एक परिवार को बनाने, उसका समर्थन करने और उसका फायदा पहुंचाने के अलावा देश में कोई विजन नहीं था। तो कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर नजर आई। बता दें कि इससे पहले उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में बजट पर जवाब दिया था। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया था। सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश बजट पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बताया कि हर साल एक ही देश से 2.5 करोड़ छौते का आयात होता है। उन्होंने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे देखते हुए छौते के आयात पर लगने वाले 10% शुल्क को बजट में 20% कर दिया गया है।
वहीं जेपी नड्डा ने सीतापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा सपा और आरएलडी गठबंधन पर जमकर बरसे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आरएलडी और सपा पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने मंच के माध्यम से अखिलेश यादव से कई सवाल भी पूछे हैं। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले को लेकर उन्होंने सवाल पूछा। अखिलेश बाबू, आपने बतौर सीएम शपथ ली थी संविधान की रक्षा करूंगा, पर आपने शपथ तोड़कर आतंकवादियों की रक्षा की, आतंकवादियों का साथ दिया। ये बातें जेपी नड्डा ने कहे। अखिलेश की मनमानी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने भी नहीं माना। सभी आतंकवादियों को सजा हुई। एक नेता को आज वोट डाला था, मैदान छोड़कर भाग गया है। पहले माफिया, खनन माफिया दनाते आते थे, लेकिन आजकल ये लोग या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। आधे से ज्यादा यूपी से बाहर हैं। तो जेपी नड्डा ने ये तमाम बातें सीतापुर में एक जनसभा के दौरान कही हैं। मैं दूसरी घटना बताता हूं आपको। 31 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकवादियों का AK-56 के साथ हमला हुआ। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 7 परिवारों की माताओं की कोख की सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। बुलेटिन में अब बात हरदोई की शाहबाद सीट की भी कर लेते हैं, जहां पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। तो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो गया है। आपको बता दें कि शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से सबसे ज्यादा संभावित उम्मीदवार लाइन में टिकट के लिए लगे थे, जिसमें प्रबल दावेदार अखिलेश पाठक को माना जा रहा था। अखिलेश पाठक पिछले 15 साल से इलाके में बीजेपी को संजीवनी देने का काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी मेहनत और जनता के बीच प्रेम के चलते दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण समाज में जबरदस्त पकड़ भी बनाई थी। पिछली बार पार्टी ने उन्हें टिकट से बेदखल कर दिया था और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि जो सीट्स नेतृत्व है वो उन्हें टिकट देगा, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जिससे अखिलेश पाठक के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली थी और धीरे धीरे ये नाराजगी अब सामने आई और उसके बाद अखिलेश पाठक पर उनके समर्थकों ने चुनाव लड़ने का दबाव डाला। अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए पाठक ने अपने समर्थकों के बीच ऐलान कर दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक ये आस लगाए थे कि बीजेपी से विद्रोह करने वाले अखिलेश पाठक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन वापस लेंगे, लेकिन सारी कवायदों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है और अब उनके चुनाव लड़ने के साथ ही जो समीकरण हैं वो दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम होती हुई नजर आ रही है। तो देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के नए मामले 60,000 से भी नीचे आए। पिछले 24 घंटे में 58,077 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 1,50,407 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले दैनिक मौतें अभी भी डरा रही हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 657 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं तेजी से घटते कोरोना के मामलों के बीच रोजाना संक्रमण दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। रोजाना पॉजिटिविटी रेट अब 3.89% रह गई है। वहीं एक्टिव मामले घटकर 6,97,802 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 4,25,36,137 मामले सामने आ चुके हैं। बुलेटिन में अब बात देश में हो रही बाघों की मौत की भी कर लेते हैं। दरअसल पिछले एक साल में देश में 127 बाघों की मौत हुई है। वहीं 2020 में ये आंकड़ा 106 था और 2019 में तो ये और भी कम, महज 96 था। जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाघों की मौत के कई कारण हैं। कुछ बाघों की मृत्यु वृद्धावस्था, आपसी संघर्ष, बिजली के करंट, बीमारी और दुर्घटना के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि 2021 में सबसे ज्यादा 42 बाघों की मौत हुई।
जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 27, कर्नाटक में 15 और यूपी में 9 है। तो कुल मिलाकर जो ये आंकड़े हैं वो परेशानी जरूर बढ़ा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस दिशा में अब क्या कुछ काम किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जंगल में बाघ का जीवन 10 से 12 साल का होता है। मंत्री ने कहा कि सरकार मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए लगातार कोशिश भी कर रही है। अवैध शिकार को लेकर कठोर कार्रवाई की गई है। लगातार प्रयास और संरक्षण से देश में बाघों की आबादी दोगुनी हो गई है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।